हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान की सभ्यता, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें राजस्थान का जो स्थल है, सबसे प्रमुख स्थल है कालीबंगा। उसके बाद जैसे पीलीबंगा, रंगपुर, सोंथी कई है, लेकिन हम कालीबंगा कर रहे थे। और कालीबंगा में हमने कल कुछ पढ़ा था कि जैसे कि कालीबंगा की सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। राजस्थान बोर्ड की बुक किताब में लिखा है 1951, या हम कहेंगे 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उसके बाद उनका उत्खनन कार्य है वो ए ने खोजा, ए अमलानंद घोष ए ने खोजा, बीवी लाल और बीके थापर ने खोजा था। 1961 से 1969 के बीच में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, जो एमडी खर्रे, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव ने इसका उत्खनन कार्य भी किया था। और इस प्रकार हम आगे कालीबंगा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। आज हम हड़प्पाकालीन कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसमें क्या कुछ मिलता है। वैसे तो जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में था लगभग मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ खोज कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो हमने लिखा था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने लिखा था हमने कि 1952 में की थी। यहाँ अजमेर बोर्ड की बुक जो 1951 कहते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं 1951-1952 में इसकी खोज हुई थी। खोज करने वाला अमलानंद ए ने खोजा था, बी ने उत्खनन किया था। उत्खनन ए ने खोजा और बी ने उत्खनन किया। बीवी लाल और बीके थापर इन्होंने इसका खोज किया था, खोज प्रारंभ किया। उसके बाद 1961 से 1969 के बीच में भी उनका खोज किया गया था। उनके बाद 3 अन्य थे, जैसे एमडी खर्रे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव इसका उत्खनन कार्य किया था। कल हमने प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल कालीबंगा में किस प्रकार था। कालीबंगा वही घग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। घग्गर को नट, नाली, छंटूंग, वाहिद, सोतर, हकरा आदि नामों से जाना जाता है। और घग्गर नदी के बाईं तट पर ये कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ, बंगा का मतलब चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियाँ। और राजस्थान में मिले कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। इसमें वही सेम बातें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, लेकिन ये कुछ अलग है, क्योंकि ये कालीबंगा सभ्यता स्थल है, ये इस प्रकार भिन्न है कि ये एक नगरीय सभ्यता है। एक नगरीय सभ्यता जरूर है, लेकिन इसके अंदर बस्तियां हैं वो कच्ची बस्तियां हैं। इसमें कच्ची बस्तियां हैं, इसलिए ये दीनहीन बस्ती थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कोई सिंधु स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सरस्वती सिंधु सभ्यता स्थल, कोई हड़प्पा सभ्यता स्थल सबसे बड़ा है तो वो कालीबंगा है। इसीलिए तो दशरथ शर्मा ने 10वीं नहीं तीसरी कहा। दशरथ शर्मा ने 10वीं नहीं तीसरी राजधानी कहा। पिगट मोदिया ने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी, और दशरथ शर्मा ने बताया कि ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी थी। यह राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कालीबंगा है। अब देखें, ये इस प्रकार 2 टीले मिले हैं। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला, एक दुर्ग टीला है, एक नगर टीला है। इसमें नगर है, गांव शहर बसा हुआ है। ये दुर्ग है, ये इसका दुर्ग है। इसके चारों तरफ प्रकोटा था। नगर का उसका प्रकोटा नहीं था, लेकिन कालीबंगा की विशेषता है कि इन दोनों की तरफ से प्रकोटा हुआ था। इन दोनों में अलग प्रकोटे थे, प्राचीर थी, और इन दोनों को घेरता हुआ प्रकोटा था, इसलिए इसे दोहरे प्रकोटा था। इसमें दोहरा प्रकोटा था। प्रश्न ऐसे बनता है, दोहरे प्रकोटे की सभ्यता किसे कहा जाता है, तो कालीबंगी सभ्यता को दोहरे प्रकोटे की सभ्यता कहा जाता है। दोहरा प्रकोटे की सभ्यता भी कहते हैं इसे, दोहरा प्रकोटा की सभ्यता कहते हैं। दोहरा प्रकोटा कहाँ से मिला, सिंधु घाटी के कौन से स्थल से दोहरा प्रकोटा के प्रमाण मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। अब इसका जो दुर्ग का जो ये प्राचीर है, ये 900 मीटर लंबी है। 900 मीटर लंबी है दुर्ग की प्राचीर है, वो 900 मीटर लंबी है। यहाँ
दोहरा परकोटा है। और दुर्ग के जो दो द्वार बने होते थे, 2 द्वार बने थे। एक द्वार से अभिजात वर्ग का प्रवेश करना, बाहर निकलना था, और दूसरे द्वार से जनसामान्य लोग या अन्य लोग इस दुर्ग से आ जा सकते थे, अभिजात वर्ग इससे आ जा सकते थे। इसकी दीवार थी, ये 900 मीटर लंबी थी, इसकी जो दुर्ग की ये नगर बसा हुआ था। ये बहुत ही सुंदर स्थिति में बनाया गया है, लेकिन ये कच्ची बस्तियां हैं क्योंकि मान लेते हैं कि कोई लोग अमीर हो, कोई गरीब होते हैं, तो इनके ये जो सभ्यता स्थल थी, ये यहाँ दीनहीन बस्तियाँ मिली है, कच्ची ईंटों से बने थे। इनके घर थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। ये प्रश्न बन सकता है कि सिंधु सभ्यता स्थल का एकमात्र स्थल कौन सा है जिसमें कच्ची ईंटों की बस्तियाँ थी, तो वो कालीबंगा थी। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ घरों के निर्माण के लिए। और एक बात वही सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, सड़कें समकोण पे थी, और घर का जो मुख्य द्वार है वो सड़क पे ना खुलकर गली में खुलता था। यही इसी में था मुख्य रूप से। इसमें ये मान लो ये सड़क है तो इस सड़क में नहीं था, और इनके पानी का जो बहाव है वो बाहर की तरफ, सड़क की तरफ बने हुए शोष गस्तों के अंदर किया गया था। नाली की व्यवस्था की गई थी, सड़क की व्यवस्था की गई थी, नाली की व्यवस्था की गई, और घर पीछे की गलियों में खुलता था। घर कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन सड़कें पक्की बनी हुई थी। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पक्की सड़कों का निर्माण का प्रारंभ सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हुआ, या किस स्थल से पक्की सड़कों के निर्माण की परंपरा चली। तो वो सड़क पक्की का परंपरा है, वो कहाँ से चली थी? परंपरा वो कालीबंगा से चली थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कालीबंगा से चली थी, याद रखने वाली बात है। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, जो राजस्थान में मिला है, जिससे सड़क निर्माण की परंपरा चली, या सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क निर्माण पक्की ईंटों से किया गया, वो कालीबंगा थी। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी यहाँ? इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। यहाँ जो ईंटें मिली है वो ऐसे मिली है 40, 20, 10 सेंटीमीटर, 30, 15 या 7.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार इसका अनुपात 4:2 अनुपात था। 4:2:1 के अनुपात में ईंटें यहाँ पे मिली है। यहाँ पे अलंकृत ईंटें भी मिली है, अलंकृत ईंटें भी मिली है, जो फर्श के रूप में काम ली जाती थी। घरों में कई बार फर्श लगाया जाता था, तो फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। या कुओं के चबूतरों के पास जो बनाए जाते थे, वहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थी दुर्ग था। ये जो दुर्ग बनाए गए थे, इसके बाद ये नगर था, ये नगर शतरंज पट के समान बनाया गया था। शतरंज पट के समान बनाया जो थी। पानी की निकासी वो बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। इसी निकासी के लिए नालियां बनी थी। नालियां थी वो ग्रिड पद्धति में, इस प्रकार समकोण पर कटती थी। ग्रिड पद्धति में नालियां बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इसे चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति पे नालियां बनाई गई थी, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी कि पहले घरों का जो पानी है वो नाली में आते थे। उस नालियों के बीच में शोष गस्ते बनाए थे, यानी कि गड्ढे बनाए थे। उनका पानी उस गड्ढों में जाता था, मिट्टी वगैरह वो गड्ढों में रुक जाती और पानी बहाकर चला जाता, जिससे कि आज आधुनिक शहरों के अंदर ऐसा होता है। उसी प्रकार हमारे देश में जो सभ्यता थी उसमें 2400 ईसा पूर्व कार्बन जो C14 है उसके अनुसार 2400 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता। वैसे 2450 से 1750 की सभ्यता, ईसा पूर्व की सभ्यता के अंदर ऐसा होता। कालीबंगा के अंदर कुछ अग्नि वेदिकाओं के बारे में बात करते हैं कि जो दुर्ग था उसके दक्षिण के दक्षिण में एक कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिका मिली है जो सिंधु सभ्यता के स्थल के अंदर राखीगढ़ी, बनावली व लोथल से भी मिली है। लोथल, ये 3 जो सिंधु सभ्यता के स्थल है, राखीगढ़ी, बनावली और लोथल, इनसे भी
अग्निवेदिकाएँ मिली है, और कालीबंगा से भी ये 7 प्रकार की अग्निवेदिकाएँ मिली है। ये अग्निवेदिका है, इसके बीच में इस प्रकार मान अग्निवेदिका, इस बीच में बिल्कुल बेलनाकार के स्तंभ मिले हैं, बेलनाकार स्तंभ मिले हैं, और भस्म मिली है, यानी कि राख तो होगी अग्निवेदिकाएं हैं तो राख तो आसान बात है, अग्निवेदिकाएं हैं तो भस्म भी होगी, और यहाँ पे भस्म मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली है। अग्निवेदिकाओं का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद कि कालीबंगा से कुछ अलंकृत ईंटें भी मिली है, यहीं से अलंकृत ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है। इसके बाद चूड़ियाँ हैं, यहाँ 3 प्रकार की चूड़ियाँ मिली है। एक तो मिट्टी की चूड़ी, दूसरी सेल खड़ी की चूड़ी, या ये तो एक ही बात है, मिट्टी या सेल खड़ी। तांबा और कांसा, तांबे की चूड़ी, तांबे की और कांसे की चूड़ी, इस प्रकार 3 प्रकार की यहाँ से चूड़ियाँ भी मिली है। इसके बाद हम मोहर के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहर ये सेल खड़ी की बनती थी, वैसे भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से सेल खड़ी की मिली है, तांबे की मिली है, तांबे की और कांसे की, तांबे कांसे और सेल खड़ी की ये मिली है, मोहरें मिली है सिंधु सभ्यता से। इसी प्रकार कालीबंगा से ये सेम ही है कि कालीबंगा से भी मिली है, कालीबंगा से इन 3 प्रकार की मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट, कालीबंगा से 2 मोहरें मिली है। एक पर मोहर पर व्याघ्र की मूर्ति है, व्याघ्र की मूर्ति है। दूसरे पर कुमार देवी की मूर्ति है, ये कुमार देवी है, लेकिन यह वो देवी नहीं है, या जो जिसे देवी माता कहा गया, जो सिंधु सभ्यता के स्थल से मिली है, किसी देवी की मूर्ति मिली है, या पृथ्वी देवी जिसको बोलते हैं, उसकी जो मूर्ति मिली है वो कालीबंगा से नहीं मिली। पृथ्वी देवी की मूर्ति कालीबंगा से किसी प्रकार से मूर्ति वगैरह या उसका साक्ष्य, उसका प्रमाण कालीबंगा से नहीं मिला, लेकिन ये मोहर पर एक जगह कुमार देवी की चित्र है, व्याघ्र की, दूसरी मोहर पर व्याघ्र की चित्र है। इस प्रकार ये 2 मोहरें भी मिली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कालीबंगा से एक मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। इससे इस बात का साक्ष्य मिलता है, मेसोपोटामिया यानी कि ईरान, इससे इस बात का साक्ष्य मिलता है कि कालीबंगा का विदेशी व्यापार अच्छा था, या विदेशों से संबंध था, या व्यापार अन्य देशों से होता था, अन्य देशों से व्यापार होता था। एक इसका प्रमाण ये भी है क्योंकि यहाँ एक तंदूर मिला है। ये तंदूर मेसोपोटामिया के साथ मिलता जुलता तंदूर है, इसलिए भी इस बात का साक्ष्य मिलता है कि कालीबंगा सभ्यता का दूसरी अन्य सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता है, विदेशी सभ्यताओं से या विदेशी शहरों से, विदेशी व्यापार से इसका संबंध था। कि कालीबंगा के सभ्यता के अंदर, कालीबंगा सभ्यता में कृषि का कार्य कैसा था? कृषि कार्य भी एक अच्छी अवस्था में था, कृषि कार्य की जाती थी। ये कृषि पर काफ़ी हद तक इनका व्यापार है वो कृषि पर आधारित था, क्योंकि जो सभ्यताएं होती है वो किसी न किसी नदी पे किनारे पर विकसित होती है कि जहाँ से पानी का व्यवस्था आसानी से हो जाती है, और पानी की व्यवस्था होने से वहाँ पे कृषि की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से पानी द्वारा सिंचाई के साक्ष्य पानी द्वारा या नहरों द्वारा सिंचाई के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और कालीबंगा से कृषि विभिन्न फसलें उगाई जाती थी, दोहरी कृषि की जाती थी, दोहरा प्रकोटा था, इसी प्रकार दोहरी कृषि की जाती थी। एक प्रकार ऐसे, और कृषि भी समकोण पर कटती थी, क्योंकि एक मतलब इस तरह होया गया, दूसरा इस प्रकार जो हमने हड़प्पा कालीन कालीबंगा में भी पढ़ा था अभी अलग अलग, जैसे चना लगा दिया, दूसरी तरफ सरसों लगा दी, इस प्रकार 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी, इसलिए दोहरी कृषि थी। और इसको भी समकोण पर की जाती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दोहरी कृषि का प्रमाण या
कृषि या जुते हुए खेत, सबसे इम्पोर्टेंट, जुते हुए खेत का सबसे बड़ा प्रमाण, खेत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कोई सिंधु सभ्यता स्थल है या कोई सभ्यता स्थल है तो वो कालीबंगा है। विश्व की किसी भी सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिली। कालीबंगा से हमें मिले हैं। दोहरी कृषि की जाती थी, 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी और फसलों को भी समकोण पर यानी कि ग्रिड पत्ती की तरह समकोण पर ये जुते हुए होते थे। जैसे चना, सरसों, जौ, गेहूँ, राई, कपास आदि फसलों के प्रमाण मिले। कई फसलों के साक्ष्य मिले हैं जो हमें अग्नि वेदिकाएं मिली थी, उसमें भी भुने हुए अनाज के दाने मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कृषि व्यवस्था भी थी, अच्छी व्यवस्था थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृषि पर आधारित पशु था, तो पशु देखेंगे कि पशुपालन भी यहाँ पे अच्छा था। पशुपालन अच्छा था। कृषि से संबंधित एक मिट्टी से बनी, सबसे देखो, मिट्टी से बनी गाड़ी, मिट्टी से बनी एक गाड़ी मिली है। दूसरा पशुपालन से संबंधित मिट्टी की खंडित बेल की मूर्ति मिली है। मिट्टी से खंडित बेल की मूर्ति मिली है, जिससे पशुपालन और पशुओं का खेत में उपयोग, यानी गाड़ी है तो पशुओं का खेत में प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जैसे बैल, गाय, भैंस, भेड़ बकरी, गाय, भैंस, भेड़ बकरी और कुत्ता, हरिण आदि पशुओं के साक्ष्य मिले। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो इसमें ये है पशुपालन में कि यहाँ ऊंट के साक्ष्य मिले हैं जो सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में सबसे प्रमुख है। ऊंट के साक्ष्य मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से नहीं मिले हैं, जो ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की ऊंट की अस्थियाँ मिली है, ऊंट की अस्थियाँ मिली है, अस्थियाँ मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से ऊंट पाले जाते थे या लोग ऊंट का उपयोग करते थे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण ये है कि कालीबंगा सभ्यता में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ बेल और हिरण के हड्डियों के कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि यहाँ इनकी बलि दी गई थी, और ये बलि प्रथा का प्रमाण भी मिलता है कि ऐसा अंधविश्वास भी कालीबंगा सभ्यता स्थल में किया जाता था। जो अनाज पैदा किया जाता था, उस अनाज को पीसने के लिए पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिसे पत्थर चट या सिलबट्टा कहते हैं। सिलबट्टा इम्पोर्टेंट बात यह है, प्रश्न बात यहाँ से आने वाला है कि सिलबट्टा या जो अवतल चक्की भी कहते हैं, अवतल चक्की भी कहते हैं, जो अनाज पीसने के काम आती थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवतल चक्की का साक्ष्य प्रमाण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिला है। या पत्थर चट या सिलबट्टा का साक्ष्य कहाँ से, किस सभ्यता स्थल से मिला है? राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिला है, जिससे अनाज पीसने का काम किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पत्थर चट का सबसे पहले इसको खोजने वाले अर्नेस्ट मेके थे। इन्होंने इस पत्थर चट को या पत्थर की जो अवतलन चक्की है या सिलबट्टा को हड़प्पा से खोजा था। हड़प्पा से। अब हम कालीबंगा में व्यापार देखेंगे कि व्यापार कैसा था। कालीबंगा में व्यापार कैसा था? ये व्यापार कालीबंगा में उन्नत अवस्था में था, यानी कि विदेशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से जो मुहर मिली है, मुहर से साक्ष्य मिलता है। मेसोपोटामिया की जो मुहर मिली है, इससे हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है कि कालीबंगा का विदेशों से संबंध थे, अच्छे संबंध थे। इसलिए यहाँ पे व्यापार उन्नत अवस्था में थे। यहाँ कालीबंगा में तांबा है, वो गणेश्वर सभ्यता से या गणेश्वर स्थान से, यानी सिक्कर झुंझुनू से, इस साइड से मंगाया जाता था। वर्तमान सिक्कर झुंझुनू
गणेश्वर सभ्यता इस साइड से तांबा मंगवाया जाता था। यहाँ के लोग हैं तांबे के आभूषण ज़्यादा पहनते थे, तांबे का प्रयोग ज़्यादा होता था। पूरी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में तांबे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन कालीबंगा के लोग सोना चांदी के आभूषण भी पहनते थे, सोना चांदी के आभूषण भी पहनते थे। यहाँ की महिलाएं हैं वो कानों में कर्णफूल पहनती थी, कर्णफूल व बालियाँ भी पहनती थी। इस बात का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे मिट्टी की बालियाँ भी मिली है, मिट्टी के आभूषण भी मिले हैं, कि महिलाएं कुछ चूड़ीनुमा, मिट्टी की चूड़ीनुमा या शंख की चूड़ियाँ हाथों में पहनती थी। यहाँ के लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे और व्यापार उन्नत अवस्था में था। यहाँ पे व्यापार अच्छी अवस्था में था। धातु का व्यापार भी किया जाता था। यहाँ पे कृषि का व्यापार भी किया जाता था। कृषि जो उत्पाद है उसका, कृषि उत्पादों का भी व्यापार होता था और धातु का भी व्यापार होता था। कालीबंगा में दाह संस्कार के बारे में करेंगे कि दाह संस्कार कैसा था, लोग दाह संस्कार कैसे करते थे। सबसे पहले हम हड़प्पा में देखेंगे कि हड़प्पा में आंशिक समाधान होता था, आंशिक समाधान होता था। और मोहनजोदड़ो में कलश समाधान होता था, कलश समाधान होता था, यानी कि सबको जला दिया जाता था, उसकी भस्म है कलश में डाल के दफनाई जाती थी। और तीसरा कालीबंगा में प्रतीकात्मक समाधान होता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये समाधान 3 प्रकार से, जैसे आंशिक समाधान, पूर्ण समाधि समाधान या आंशिक समाधान होता था। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि। और तीसरा था दाह संस्कार। इन दोनों के अंदर आंशिक समाधान और दाह संस्कार में कोई शव नहीं मिला। इस वजह से इतिहासकारों या पुरातत्वविदों ने इसे प्रतिमात्मक समाधान कहा है। पूर्ण समाधि को हम 3 भाग में फिर बांट सकते हैं। एक होती है शव सहित समाधान। ये थे आयताकार व अंडेनुमा गड्ढे थे जिसमें शव सहित संस्कार हुआ था। एक थे शवविहीन आयताकार गड्ढे या अंडाकार गड्ढे, अंडाकार गड्ढे। शवविहीन था, एक शव सहित था। एक इसके साथ अलग था जिसके अंदर सिर्फ आभूषण थे उसके, या कोई मृदभांड थे, आभूषण या मृदभांड थे। इस प्रकार का ये इसमें मिला है। ये भी एक अंडाकार गड्ढे थे। पूर्ण समाधि को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। शव सहित समाधान आयताकार व अंडेनुमा गड्ढा था, और शव विहीन आयताकार अंडेकार गड्ढा था, और आभूषण या मृदभांड के सहित था। इसको 3 भागों में बांटा गया। आंशिक समाधान और दाह संस्कार के अंदर कोई प्रकार का किसी प्रकार का शव नहीं मिला। इस वजह से पुरातत्वविदों ने इसे प्रतीकात्मक समाधान कहा है कि ये प्रतीकात्मक समाधान था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कालीबंगा में युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्रश्न यही बनता है, युगल समाधि का प्रमाण राजस्थान के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। युगल समाधि का प्रमाण कहीं से मिला है तो कालीबंगा से मिला है। इसके बाद एक ऐसा समाधान या समाधि मिली है जिससे 72 मृदभांड मिले हैं। ऐसी समाधि मिली है जिससे 72 मृदभांड मिले हैं। यहाँ प्रतीकात्मक समाधान तो होता ही था, ये मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है, यहाँ पर जो संस्कार के जो प्रकार थे या समाधान के जो प्रकार थे, उनके प्रकारों की संख्या 37 थी। इसलिए इस प्रकारों को R37 नाम दिया जाता है।
R37 नाम, ये R37 का प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिला? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से R37 का प्रमाण, यानी कि दाह संस्कार से या समाधि से संबंधित R37 का प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिला? कालीबंगा से मिला है। हमें एक खोपड़ी मिली है, एक खोपड़ी मिली है, बालक की खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छेद हैं, विभिन्न प्रकार के छेद हैं जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है, चिकित्सा का प्रमाण देता है। ब्रूस्टोफेदन, जिसे कहते हैं ब्रूस्टोफेदन, जो एक वर्तमान में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया ब्रूस्टोफेदन, ये कालीबंगा सभ्यता स्थल से मिलते एक खोपड़ी है जिसमें 36 प्रकार के छेद हैं। इस वजह से इसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है कि कालीबंगा के अंदर शल्य चिकित्सा की जाती थी। ऐसा ज्ञान यहाँ के लोगों का था, क्योंकि मोहरों पे कुछ अलंकरण था। मोहरों पर वैसे तो कोई साहित्य नहीं मिला, लेकिन मोहरों पर कुछ अलंकरण था, या कुछ मोहरों पर कुछ लिखा हुआ था, या जो चित्रात्मक थी, चित्र के रूप में लिखा गया था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, लेकिन आज तक उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी, चित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं, पिक्टोग्राफी कहा जाता है। त्रिंधव पद्धति या लिखने की त्रिंधव पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक पिक्टोग्राफी त्रिंधव पद्धति कहा जाता है। ये इसकी जो ब्रूस्टोफेदन, ये एक लिपि थी। हाँ, वो शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण हमने बताया था, शल्य चिकित्सा, जो आजकल की शल्य चिकित्सा है वो हाइड्रोस्पोलिस है। हाइड्रोस्पोलिस एक पद्धति है, ब्रूस्टोफेदन नहीं है। ब्रूस्टोफेदन एक लिपि है। इस लिपि को कहा जाता है चित्रात्मक लिपि है। इसे चित्रों के माध्यम से लिखा जाता है, चित्रों के माध्यम में भाव चित्रात्मक किया जाता है। पिक्टोग्राफी कहते हैं, त्रिंधव पद्धति कहते हैं। ये मोहरों पर लिखी गई थी। यहाँ पर 3 प्रकार की मोहर मिली थी। शंख की मोहर मिली थी, यहाँ सेल खड़ी थी, सेल खड़ी की मोहर, शंख या सेल खड़ी की मोहर, मिट्टी की मोहर मिली, यहाँ तांबे की मोहरें भी मिली है और तांबे की महलों मिली है। यहाँ मेसोपोटामिया की ये बताया भी है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। इससे यहाँ पे लिपि का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे लिपि थी, लोगों को लिपि लिखते थे चित्र के रूप में, इसलिए चित्रात्मक कहा गया, पिक्टोग्राफी का त्रिंधव कहा गया, ब्रूस्टोफेदन कहा गया। और मेसोपोटामिया से जो एक बेलनाकार मोहर मिली है उसके ऊपर भी चित्रात्मक अंकन किया गया है। ये जो लिखने का जो स्टाइल था वो दाईं से बाईं ओर था, यानी कि हिंदी की अपोजिट बाईं से दाईं ना होकर दाईं से बाईं था लिखने का स्टाइल। ये कालीबंगा सभ्यता से, इस कालीबंगा सभ्यता से कुछ पार्ट रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।